बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज काली शक्ति कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेल की आवाज अचानक गूंजी। बदले की आग में जितना जली हूँ इससे कहीं ज्यादा तुझे भी जलाऊंगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, हर हाल में तेरी बलि जरूर चढ़ेगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मज़ीद कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे सारे गर्म कपड़े रख दिए हैं, प्लीज जरा अख्तियार से काम लेना, बीमार ना पड़ जाना। अम्मी को मुस्कुराकर बाहों में भरते हुए अरमान बोला, मेरी प्यारी अम्मी, इतना ख्याल ना किया करें, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब आपकी बहू के आने का भी टाइम आ गया है, इसलिए जरा कम ख्याल किया करें। कल को आपकी बहू आएगी तो इसने भी तो मेरा ख्याल करना है ना, थोड़ा ख्याल इसके लिए भी रहने दें। आमना बेगम नहीं है और अभी से ही इसकी फिक्र लाहक हो गई। बेटा, बीवी जितनी भी अच्छी हो, माँ आखिर माँ होती है, माँ जैसी केयर कोई नहीं कर सकता। तो अरमान मुस्कुराकर बोला, अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको छेड़ रहा था। मेरी अम्मा जैसी केयर तो कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह अब्बू के जाने के बाद अब्बू के बिजनेस और मुझे आपने संभाला है, जिस तरह तो ना संभाल सकता। खुश रहो बेटा हमेशा। और अरसम कब तक आएगा? बस आने ही वाला है, हम निकल जाएंगे साथ और साथ। और प्लीज अम्मी जान, आप परेशान ना होना मेरे लिए। जब आप मेरे साथ नहीं होती उस वक्त मेरी दूसरी माँ अरसम मेरे साथ होता है। अरमान की बात सुनकर आमना खतून हंसते हुए बोली, अरमान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरसम जैसा लायक दोस्त, मुखलस दोस्त किस्मत से ही मिलता है। अरसम अरमान होते हुए आमना खतून की बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और इसे लायक मुखलस दोस्त की कदर करनी चाहिए। आंटी समझता ही नहीं है ये एक सीधी और सच्ची बात को, इसे रात दिन समझानी पड़ती है। अरमान चिढ़कर बोला, बस कर यार, अब तू भी शुरू हो जा, हमें चलना चाहिए। मैं तो बहुत प्लीज अरमान का ख्याल रखना, इससे फौरन ठंड लग जाती है, और खाने पीने का भी ख्याल रखना दोनों। अरसम मुस्कुराते हुए बोला, आंटी मैं हूं ना, मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोस्तों से बढ़कर हैं। ये तो मेरा भाई है, मैं हूं। मेरे होते हुए आपको अरमान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज, हम चलते हैं। और हाँ, कार में खुद ड्राइव करूंगा, बस आप बहुत देर हो गई। खुदा हाफिज अम्मी जान। आमना खतून अरसम और अरमान की कार में बैठते हुए कहीं हदाती रही। अबू जान, आपने नमाज पढ़ ली है तो आ जाइए, मैं चाय निकाल रही हूँ, अम्मी भी आपका इंतजार कर रही हैं। इरम ने रियाज अहमद के रूम में आते हुए कहा। तो रियाज अहमद ने दुआ और टेबल पर रखकर इरम पर दम करने लगा। इरम मुस्कुराते हुए बोली, अबू जान, मैं आपकी दुआओं के हसार में हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बेटा, अल्लाह ताला हमेशा आपकी हिफाजत फरमाए। मैं तो आपका अब्बू हूँ ना, मुझे तो अपनी अकलौती बेटी की फिक्र रहती है ना, जब भी तो दम करता रहता हूँ कुरानी आयतें पढ़ के। अच्छा, अब ये बताओ, आपने नमाज अदा की? जी अबू जान, मैंने भी नमाज अदा कर ली है, बस चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाल में चलकर चाय पी लें। और फिर हाल में बैठकर तीनों चाय पीने लगे। यार अरसम, आप बस भी कार, मुझे ड्राइव करने दे। अरसम कार रोककर ड्राइविंग सीट से उतरकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अरमान कार चलाने लगा। अरसम बोला, अरमान जरा आराम से ड्राइव कर यार, और ये तूने रास्ता क्यों बदल दिया? अरमान हंसते हुए बोला, क्योंकि हम ट्रिप पर नहीं, काले जंगलात की तरफ जा रहे हैं। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, वहाँ एक डाक बंगला बना हुआ है, मैंने पहले ही इसके बारे में मालूमात करवा ली है। हम इस डाक बंगले में स्टे करेंगे और जंगलात की सैर करने के साथ साथ खूब शिकार भी करेंगे। मैंने अम्मी जान से छुपकर बंदूकें भी रख ली हैं। हिरन का शिकार करके मैं तो हिरन के गोश्त के कबाब बनवाकर खाऊंगा। उफ, क्या मजा आएगा। अरसम मुंह बनाकर बोला, शट अप यार, तो कभी नहीं सुधरेगा।
अपने इस प्रोग्राम के बारे में कम से कम मुझे तो बता देता, मैं मेंटली तौर पर तैयार हो जाता। और ये काले जंगलात का तो एक वाकया बहुत ज्यादा नेट पर दिखा रहे हैं, उन जंगलात में असरात हैं। मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं वहां जाकर। मेरी बात मान और वापस ले ले कार दूसरे रास्ते पर। अरमान अरसम के सर पे हल्की सी थपकी लगाकर बोला, तू बहुत डरपोक है भाई, जरा बहादुर बन मेरी तरह। अरसम अरमान की बात पर हंसते हुए बोला, अब किसी होटल या रेस्टोरेंट पर कार रोककर खाना तो खिलाते, बहुत भूख लग रही है, चाय भी पीनी है। ओके ओके, बस आने वाला है रेस्टोरेंट। अरमान ने एक ढाबे के करीब कार रोककर पार्क की और तख्त पर बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाकर चाय पीने लगे ही थे कि एक काली बिल्ली एकदम से उनके तख्त पर छलांग लगाकर आ गई और अरमान को देखने लगी। अरसम ने झट से इसे भगा दिया। चाय पीकर अरसम कार ड्राइव करने लगा। नेट से रास्ता सर्च करते हुए वो कार भगाए जा रहा था, लेकिन काली बिल्ली जो ढाबे पर इनके पास छलांग लगाकर आई थी, मुसलसल इनकी कार के पीछे दौड़ रही थी। अरमान ने अरसम को ये बात इसलिए ना बताई कि कहीं अरसम वापस घर ना ले जाए और अरमान का शिकार का ख्वाब अधूरा ना रह जाए। वह हर हाल में हिरन का शिकार करके इसके कबाब बनाकर खाना चाहता था। बेटा इरम, काल तो मिलाओ जरा अरसम को, इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है, अब तक कोई खैर खबर दी न ली। रियाज अहमद के कहने पर इरम झंझलाकर बोली, अबू जान शाम से कॉल कर रही हूँ भाईजान को, इनका नंबर नहीं मिल रहा, मैं तंग आ गई इन्हें कॉल करते करते। रियाज अहमद गुस्से से बोले, हद है गैर जिम्मेदारी की, बस अरमान का साथ मिल जाए, बेखबर हो जाता है ये लड़का। रियाज अहमद की बात पर चिढ़कर राबिया बेगम बोली, बस करे रियाज अहमद, मेरा अरसम हरगिज गैर जिम्मेदार नहीं है, वो तो बहुत समझदार लड़का है, हर काम जिम्मेदारी से अंजाम देता है। इसका एक ही तो बचपन का दोस्त है अरमान, फिर हमारे तल्लुकात भी कोई आज के नहीं हैं। अरमान के अब्बू आपके गहरे दोस्त थे, इसी वजह से आपने कभी अरसम को अरमान के काम आने से नहीं रोका और ना ही आमना खतून के। आप खुद भी तो कितना ख्याल करते हैं अरमान और आमना का। रियाज अहमद मुस्कुराकर बोले, बेटे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनती तुम। हाँ, आमना भाभी और अरमान मेरे सबसे प्यारे दोस्त के अपने हैं, फिर इनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। अच्छा बेटा इरम, तुम कॉल करते रहना, जैसे ही अरसम से बात हो मेरी बात करवा देना। जी ठीक है अबू जान। नेट से रास्ता सर्च करते हुए आखिरकार अरमान और अरसम डाक बंगले में पहुंच गए। शाम अब रात में तब्दील हो चुकी थी। डाक बंगले का बड़ा सा लोहे का गेट एक स्याह रंग के आदमी ने खोला और अंदर आने का इशारा किया। अरसम कार बंगले के अंदर ले गया। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे, हवाएं मजीद तेज होने लगी थी। स्याह रंग का आदमी गेट बंद करके कार की तरफ भागता हुआ आया और पीछे से अरमान के सामने तेजी से आ गया। अरमान डर गया। अरमान को डरता हुआ देखकर अरसम हंसता हुआ बोला, किसी हॉरर फिल्म के हॉरर बंगले की तरह लग रहा है, ऊपर से वॉचमैन साहब की एंट्री भी इतनी अचानक हॉरर थी कि डर लगता है। शट अप अरसम, मैं किसी से नहीं डरता, बस ये वॉचमैन अचानक सामने आ गया इसलिए थोड़ा सा चौंक गया, डरता तो नहीं हूँ मैं। अरसम अरमान के इस तरह गुस्से होने पर जोर से हंसा। वॉचमैन ने जल्दी से अपनी बारीसी आवाज में कहा, साहब मैं यहाँ चौकीदारी के अलावा भी बहुत से काम करता हूँ, आप दोनों के कमरे मैंने साफ कर दिए हैं, अपना सामान मुझे दें, मैं आपको आपके कमरे दिखाता हूँ, आप दोनों गुस्ल करके नीचे हाल में आ जाएं, मैं मेज पर खाना गर्म करके लगाता हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर खाने की मेज पर ही आपसे मालिक साहब भी मिलेंगे। मालिक साहब ही दरअसल इस डाक बंगले के मालिक है, वो भी बस आते ही होंगे। बड़ा सा गार्डन क्रॉस करके बंगले का गेट खोलकर हॉल से गुजरते हुए सीढ़ियों की मदद से पहली मंजिल पर कतार दर कतार कमरे बने हुए थे और सभी कमरों के दरवाजे मजबूत लकड़ी के बने हुए थे जिस पर पुराने जमाने के नक्श व नगार बने हुए थे। दीनू बाबा इन्हें सबसे आखिर के कमरों की तरफ ले गया